Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMD CAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss chemical bonding. So let's get started with the first question. The attractive force which holds various constituents like atoms, ions etc. together in different chemical species is called A. तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स को आइंस को जोड़ती है किसी भी सिनेरियो में इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल स्पीशी, उसे आप क्या कहते हैं? डेफिनेटली इसका नाम होना चाहिए अल्फा ऑप्शन केमिकल बॉन्ड। तो ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है। सेकंड क्वेश्चन है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन, अगर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो कौन सी चीज़ें एक मॉलिक्यूल बनाती हैं? तो हम जानते हैं कि जनाब मॉलिक्यूल कैटाइंस और एनाइन से नहीं बनता, वो तो आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। अलबत्ता अगर एक मॉलिक्यूल बनाना है तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, लाइक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो टेक पार्ट करते हैं इन बॉन्डिंग तो उससे बन जाता है मॉलिक्यूल। यहाँ पर चार्ली ऑप्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही हो गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये डेफिनेशन है आयोनिक बॉन्ड की, जिसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा बीटा ऑप्शन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन ए मेटल एटम कंबाइंस विद ए नॉन मेटल एटम द नॉन मेटल एटम विल। अच्छा, एक मेटल एटम है, लाइक हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं सोडियम की, और इसने बॉन्ड बनाया है क्लोरीन से जो कि नॉन मेटल है। तो फिर क्या करेगी नॉन मेटल जो है वो गेन करेगी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो हम ये सीख चुके हैं कि जब नेगेटिव चार्ज आता है तो जो स्पीशी बनती है एज़ कम्पेयर टू, अगर क्लोरीन में देखूं तो क्लोराइड आयन का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब नॉन मेटल एटम से मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है और इसके नतीजे में डेल्टा ऑप्शन वो साइज में बड़ी हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय ईच नाइट्रोजन एटम इज। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर इस तरह है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड हैं, और 3 बॉन्ड होने की वजह से हर नाइट्रोजन ने यहाँ पर शेयर किए हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से 3 बॉन्ड बन रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा चार्ली ऑप्शन 3। सिक्स क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो है ना, इसके बारे में हमने सीखा है कि जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं 3A के, एग्जांपल्स हैं बोरॉन या एल्यूमिनियम वगैरह, अगर ये 3 बॉन्ड बनाएं BF3 हो गया, BCl3 वगैरह हो गया, AlCl3 वगैरह हो गए, तो इनके अंदर क्योंकि ऑक्टेट रूल कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हुआ, तीसरे ग्रुप के ये मेंबर खुद हैं, 3 इन्होंने बॉन्ड बनाए हैं, 3 × 3 6, और वैलेंस शेल कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसी स्पीशीज़ जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं, और यहाँ वो ऑप्शन बन रहा है अल्फा ऑप्शन BCl3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट आपने देखना है कि सही कौन सी है। आपने नोट किया कि हमने स्टार्ट किया बहुत ही नॉमिनल लेवल के क्वेश्चंस, इजी लेवल के क्वेश्चन से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अल्फा ऑप्शन देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम्स। बिल्कुल सही लग रहा है। आयोनिक कंपाउंड बनना इस बात पर डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड बनाना चाह रहे हैं तो ये टेंडेंसी डिपेंड करेगी कि सोडियम से सोडियम आयन बनना और क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनना, इसकी ईज क्या है। अगर जो कैटाइन है वो जल्दी बन सकता है, एनाइन जल्दी बन सकता है, तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड जल्दी बन जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। बीटा ऑप्शन में प्रॉब्लम ये लग रही है कि बीटा ऑप्शन के मुताबिक फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन ईज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चार्ली ऑप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन वही बात, जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता,
इसलिए चार्ली ऑप्शन गलत है। डेल्टा ऑप्शन कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड रॉन्ग है जी। कैटायंस और एनायंस के मिलने से आयोनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। तो यहाँ पर राइट आंसर है अल्फा ऑप्शन, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल हैव हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस बॉन्ड में होता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगर यहां पर देखा जाए तो आयोडीन तो बड़े साइज़ की होती है, उसकी बात नहीं है। फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम में किसके साथ जुड़े तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा आए। मैंने आपसे जिक्र कर लिया और अभी एक बारी फिर से रिकॉल भी करवा देता हूँ कि जैसे जैसे पॉजिटिव आयन का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे जो आयोनिक कैरेक्टर है उससे बनने वाले कंपाउंड का वो भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर HF, LIF और NaF में सबसे बड़ा साइज है Na का, और Na का साइज बड़ा होने की वजह से जो आयनिक कैरेक्टर है वो भी डेल्टा ऑप्शन उसी का ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि Na और F बॉन्ड का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में जी वैलेंस सेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना उसे जाहिर किया जाता है। आप क्लोरीन को देख लें तो क्लोरीन के वैलेंस सेल के अंदर हमें पता है कि क्लोरीन 7th ग्रुप का मेंबर है, तो 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्लोरीन भी 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपस में इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। हमारी डायग्राम में उनका आपस में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ए ऑप्शन जो ए है वो तो सही नहीं है। बी देखें तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 2 4 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हाइड्रोजन से और 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हाइड्रोजन से दिखाया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। सेम इज द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। बी और सी सही लग रहे हैं जबकि ए सही नहीं लग रहा, तो इस तरह हमारा आंसर हो जाता है बीटा ऑप्शन बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल XF3 है जीरो डायपोल मोमेंट। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो और उसका जीरो डायपोल मोमेंट हो तो फिर उसकी ज्योमेट्री स्टैंडर्ड होगी या फिर उसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। ये बात बार बार हमने बता दी है। तो XF3 में फिर कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं। तो X 3 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ और 3 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो लोन पेयर नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली X यहां पर हो सकता है बोरॉन, लाइक दिस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ताकि इसके अंदर कोई भी लोन पेयर ना हो, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा और उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। सही आंसर है बीटा ऑप्शन बोरॉन। 11th क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस डायपोल मोमेंट। तो हम एक एक करके सबको हल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 11th क्वेश्चन में अल्फा ऑप्शन की, सॉरी ए जो लिखा हुआ है CO2, आप देख सकते हैं कि CO2 में कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाती है। ए में डायपोल मोमेंट नहीं है। बी बना रहा हूं, लोन पेयर आ गया, बात तय हो गई कि जब भी लोन पेयर आता है तो डायपोल मोमेंट आती है। बी में डायपोल मोमेंट है। H2S देख लें, उसमें सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, जब भी लोन पेयर होगा तो डायपोल मोमेंट होगी। सी ऑप्शन भी सही लग रहा है। CF देखें, कार्बन चौथे ग्रुप का है, 4 बॉन्ड बनाए हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से बी और सी जो हैं उनके अंदर डायपोल मोमेंट नजर आ रही है, यानी कि अल्फा ऑप्शन बी और सी यहाँ सही हो गया। 12th क्वेश्चन है। द कोवलेंट बॉन्ड लेंथ इज द शॉर्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड 3 सिंगल हैं और 1 डबल हैं, और कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो यकीनन छोटा होना चाहिए बाकी सब बॉन्ड से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है। चार्ली ऑप्शन सी डबल बॉन्ड NH सही आंसर हो गया। 13th क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सल्फर एटम इन सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को हम देख रहे हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ये एक लोन पेयर है, तो इसमें एक लोन पेयर होगा। इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड पेयर की। सल्फर डाइऑक्साइड में 1 बॉन्ड पेयर,
2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर आ गए, यानी कि लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 4। ये बात भी याद रहे कि जो डबल बॉन्ड है जब आप वो ज्योमेट्री बनाने में उसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका आप स्ट्रक्चर बताएंगे, तब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह, एक ही बॉन्ड पेयर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब सवाल आता है कि टोटल कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो डबल बॉन्ड को आप काउंट करते हैं कि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप काउंट करेंगे कि वहां पर 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन 1 एंड 4 सही हो गया। 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। ये आइडिया जो मैंने दिया है इसे समझ लें अच्छे तरीके से कि अगर उसने कहा है कि जनाब यहाँ पे टोटल बॉन्ड पेयर हैं कितने, एक्चुअल में कितने हैं, तो आप हर बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड में देखें तो 2 बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। लेकिन ओवरऑल वो कहता है कि इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताने के लिए आप ये मानेंगे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइएंगुलर प्लेनर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा हुआ है कि डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिहेव एग्जैक्टली लाइक सिंगल बॉन्ड्स इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। 14th क्वेश्चन आ गया, अ मॉलिक्यूल हैज 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। द मॉलिक्यूलर शेप इज एक्सपेक्टेड टू बी, 2 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स में हमने मिसाल दे दी H2S की, तो H2S कैसा नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है शेप के हिसाब से वी शेप्ड, अल्फा ऑप्शन वी शेप नजर भी आ रहा है। 15th क्वेश्चन, द शेप ऑफ स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड क्वेश्चन नंबर 15, टिन चौथे ग्रुप का मेंबर है, 2 उसने बनाए हुए हैं बॉन्ड पेयर हैं उसके पास 2, एक लोन पेयर है। तो ये अरेंजमेंट तो काफ़ी हद तक हम कहेंगे कि ये SO2 जैसी है, और SO2 की जो शेप है वो होती है वी शेप, बेंड शेप। तो यहाँ पर भी डेल्टा ऑप्शन बेंड शेप हो जाएगी। 16th क्वेश्चन है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी इज शोन बाय। तो यहाँ पर हमें पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखनी चाहिए। 16th क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे पास मौजूद हैं लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, जो कि एक ही ग्रुप के हैं, एक ही पीरियड के हैं, और लिथियम और सोडियम जो एक ग्रुप के हैं। फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में सेकंड ग्रुप की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, और सेकंड ग्रुप एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एनर्जी शो करता है क्योंकि इसका S कंप्लीटली फिल्ड है। तो फिर इस हिसाब से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बीटा ऑप्शन बेरिलियम की हो गई। 17th क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 1, 3, 5, 7 ऑक्टाटेट्राईन रेस्पेक्टिवली आर। अच्छा, 1, 3, 5, 7 ऑक्टाटेट्राईन ड्रा कर लेते हैं। ये आ गए 1, 3, 5, 7 ऑक्टाटेट्राईन। ऑक्टाटेट्राईन बनाने के लिए कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, CH 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 CH, यहाँ पर भी हो जाएगा, इधर भी CH, इधर भी CH और इधर CH2। अच्छा, इसमें क्या पूछा गया है? सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पूछे गए हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2 ये रहे सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक ये रहा 3, हाइड्रोजन से 4, कार्बन कार्बन 5, कार्बन हाइड्रोजन 6, कार्बन कार्बन 7, कार्बन हाइड्रोजन 8, कार्बन कार्बन 9, कार्बन हाइड्रोजन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गए। 17 वाला एक ही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। पाई बॉन्ड आ गया 1, पाई बॉन्ड आ गए 2, पाई बॉन्ड आ गए 3, पाई बॉन्ड आ गए 4। तो यहाँ पर टोटल 17 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं और 4 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा बीटा, जैसा मैंने कैलकुलेट किया। हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को काउंट किया है, हर कार्बन कार्बन बॉन्ड को काउंट किया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द मॉलिक्यूल नॉट हैविंग ए पाई बॉन्ड। जब 2 एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। लाइक क्लोरीन को देखें, यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। अल्फा ऑप्शन क्लोरीन सही आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स। इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन क्या होती है, इसको समझते हैं। इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, ये देखें, ये है एसीटोन का स्ट्रक्चर, और एसीटोन के स्ट्रक्चर में ये टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से इस ऑक्सीजन के पास चली जाती है और बनती है इनोल, इन यानी कि डबल बॉन्ड, ओल यानी कि अल्कोहल, ये है इनोल। इनोल में ऑक्सीजन एटम है
और ये जो ऑक्सीजन एटम है ये अकेला ऐसा एटम है इस पूरे स्ट्रक्चर में जिसमें लोन पेयर हैं और इसके पास मौजूद हैं 2 लोन पेयर्स। सही जनाब, तो हमारे पास सही ऑप्शन हो सकते हैं 2 लोन पेयर वाले, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 ही लोन पेयर हैं, तो अल्फा या बीटा में से कोई आंसर सही होगा। चलें फिर पहले मैं पाई बॉन्ड काउंट करता हूं, तो पाई बॉन्ड है यहाँ पर सिर्फ 1। सही है जनाब, 2 लोन पेयर 1 पाई बॉन्ड से अल्फा ऑप्शन तकरीबन कंफर्म हो गया है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ये हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 और 3 7 सिग्मा बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड और 9 सिग्मा बॉन्ड। 9 सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 पाई बॉन्ड है, 2 लोन पेयर हैं, तो ये बिल्कुल ही अल्फा ऑप्शन अब कंफर्म हो जाता है। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 3 कंडीशंस दी गई हैं, इनमें से कौन हाइब्रिडाइजेशन के लिए लाजमी शर्त नहीं है। पहला पॉइंट है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दी वैलेंस सेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, अंदर वाले नहीं करते। सेकंड पॉइंट है, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, हम कर चुके हैं ये बात कि 2s और 2p या 3s और 3p, या फिर जनरल रूल के तौर पर एक शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, लाइक अगर हम थर्ड शेल में देखें तो 3s और 3p में हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकता कि 1s वाला जाके 4p से हाइब्रिडाइजेशन कर ले, ऐसे नहीं होगा। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट तो सही है। अब तीसरी देख लेते हैं, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। ऐसी कोई शर्त नहीं है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट कभी भी कोई शर्त नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को देखें तो 1s2 2s2 2px यहाँ पर हो जाएंगे 2, 2py हो जाएगा 1 और 2pz हो जाएगा 1। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट कहीं पर भी ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीजन ऐसे ही हाइब्रिडाइज हो सकता है बगैर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट के, तो ये प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेसेसरी नहीं है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन बन रहा है बीटा के 3 जो है वो करेक्ट या एसेंशियल कंडीशन नहीं है, बीटा ऑप्शन ही यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 21st क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन दी अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल बना लेते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या हालात हैं। वेल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए, 1 लोन पेयर आ गया। क्या सीखा था हमने कि 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, टोटल आंसर 4 आ जाए तो फिर हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिलकर अगर आंसर आ जाए 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। यहाँ पर भी डेल्टा ऑप्शन, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। 22nd क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ss pp एंड sp। तो जितने जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, उतना बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। हम ये सीख चुके हैं कि S और S का बॉन्ड, लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि S और S का बॉन्ड S और P के बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, और S और P का बॉन्ड P और P के बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ओवरलैप जो है यहाँ पर बढ़ रही है। सही है जनाब, बेटर ओवरलैप होती है। तो आप कह सकते हैं कि स्मॉलर बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है इस तरफ, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि ओवरलैप जो है वो बेटर हो रही है लेफ़्ट टू राइट। तो ओवरलैप जितनी अच्छी होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सही ऑप्शन आ गया यहाँ पर, डेल्टा ऑप्शन SSSP से ज़्यादा और SPPP से ज़्यादा होता है। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो H2S का मॉलिक्यूल है उसमें लोन पेयर हैं, तो वो यहाँ पर लीनियर जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा बाकी सब के सब जो हैं उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। 2 तरीके से बात कर सकते हैं, एक तो लोन पेयर से बात हो सकती है, या फिर दूसरा ज़्यादा आसान तरीका ये हो सकता है कि लीनियर अरेंजमेंट की जो सिंबल होता है ना, वो होता है sp। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो लीनियर होते हैं मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं कि इथाइन जो है उसमें कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, ये लीनियर होगा। बेरिलियम हाइड्राइड की बात की जाए तो बेरिलियम के साथ दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये 2 ही बॉन्ड इसने बनाए हैं, दोनों सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई नहीं है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही पीछे आप देख लें 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो वो भी लीनियर होगा। तो सब लीनियर हैं सिवाय H2S के, और H2S लीनियर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास लोन पेयर हमें नज़र आ रहे हैं 1 से ज़्यादा। तो बॉन्ड पेयर भी हैं, लोन पेयर भी हैं।
यहाँ पर अल्फा ऑप्शन जो है वो लीनियर नहीं है, H2S। 24th क्वेश्चन देखें, कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज़ लीनियर। तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर होगा। अगेन वही बात आ गई कि जहाँ पर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा, कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनाया है, बीटा ऑप्शन में। तो बीटा ऑप्शन में जो कार्बन का फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क वो लीनियर है, और जब ये लीनियर होगा तो इसके साथ आगे जो एटम जुड़े हैं ना जनाबे अली, वो भी लीनियर होंगे। सही है, मतलब वो आगे खुद कैसे भी हों, लेकिन ये वाला जो सारा फ्रेमवर्क है जो कि क्रिस्टल का मेन फ्रेमवर्क है, क्रिस्टल कह रहा हूँ मॉलिक्यूल का मेन फ्रेमवर्क है, ये सारा हिस्सा जो है वो लीनियर होगा। ठीक है जनाब, तो मॉलिक्यूल ओवरऑल आप कंसिडर करेंगे कि ये लीनियर टाइप का मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें ये सारे एटम जो हैं, चारों कार्बन वो एक ही प्लेन में लगे हुए हैं, लीनियरली 180 के एंगल पर लगे हुए हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द अंडरलाइंड कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बार बार बात हो रही है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का आंसर देखकर पता लगती है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का आंसर जहां पर 4 आएगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अच्छा, कहां पर आ रहा है जवाब 4, ये नजर आ रहा है चार्ली ऑप्शन में, देखें वहां पर मौजूद है 25th क्वेश्चन में CH3 और उसके बाद CH2, ये रहा CH2OH। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, लोन पेयर कोई नहीं है। सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर कोई नहीं, जवाब 4, जवाब 4, तो फिर चार्ली ऑप्शन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। 25th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ड्रा कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड क्वेश्चन नंबर 26 में HONO2। सही है जनाब, ये है नाइट्रिक एसिड का फार्मूला। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिग्मा बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2, इन दोनों में से एक सिग्मा बॉन्ड और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन याद रखना है कि ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड ये तो बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो काउंट नहीं करना, उसने कहा है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो वो बन गए 1 2 और 3। क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, आपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा अपनी, कि नाइट्रिक एसिड में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, तो इस मुनासबत से हमने इस सवाल को शामिल कर लिया। सही आंसर है बीटा ऑप्शन 3, क्योंकि हमें सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड पूछे गए थे, कोऑर्डिनेट नहीं पूछे गए थे। 27th क्वेश्चन देख लें, CO2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद। CO2 लीनियर है, यहाँ पर और कौन लीनियर हो सकता है। हम सीख चुके हैं कि जो सेकंड ग्रुप के मेंबर होते हैं, अगर वो 2 बॉन्ड बनाए तो वो लीनियर होते हैं। लाइक यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर, मरकरी क्लोराइड वो लीनियर होता है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, एंगल यहाँ पर 180 डिग्रीज का होता है। बिल्कुल इसी तरीके से MgCl2, CaCl2 और SrCl2 वगैरह भी लीनियर ही होते हैं या आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं, किसके साथ, CO2 के साथ। राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा ऑप्शन HgCl2। 28th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर शेप फॉर अमोनिया। अमोनिया की जो मॉलिक्यूलर शेप है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर 3 बॉन्ड पेयर हों, एक लोन पेयर हो, तो मॉलिक्यूलर शेप हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि बीटा ऑप्शन। 29th क्वेश्चन है, ऑल आर AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट, यानी कि सब में AB3 टाइप मॉलिक्यूल। AB3 टाइप का क्या मॉलिक्यूल है कि टोटल 3 उनमें बॉन्ड पेयर हैं। इन टोटल बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिलाकर कितने आते हैं, 3 आते हैं। सब में 3 आ रहे हैं सिवाय एक के, वो कौन है। सबसे पहले मैं फाइनल कर लेता हूं BF3। BF3 हमने थोड़ी देर पहले यहां पर लिखा, और BF3 को हम अलग से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि BF3 के अंदर एक बोरॉन 3 तरफ फ्लोरीन से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात चल रही है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर कोई नहीं होता, तो ये जनाब कैसा हो जाएगा, AB3 टाइप। इसी तरीके से SO2 देखें, ये देखें 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हों, तो फिर जो डबल बॉन्ड है इट बिहेव्स लाइक ए सिंगल बॉन्ड। तो एक ये काउंट हो गया, एक ये काउंट हो गया और एक ये काउंट हो गया, तो यहाँ भी AB3 टाइप बन गया। SO3 देख लें, SO3 में तो ये देखें ज़रा,
AB3 टाइप का स्ट्रक्चर है, इसका ट्राइंगुलर प्लेन है। जबकि H2S के अंदर 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो ये भी AB4 टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है, AB3 टाइप का नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन आपने टिक कर देना है। 30th क्वेश्चन देखें, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज द मोस्ट सिमिलर वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन। डेफिनेटली जो सेम ग्रुप के होंगे उनकी वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन भी एक जैसी होने का इम्कान है। तो सेम ग्रुप के कौन हैं, वो हैं ऑक्सीजन और सल्फर। वैलेंस सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि छठे ग्रुप के मेंबर हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड सल्फर। 31st देखें, द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन। सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन किसकी है। लोन पेयर रिपल्शन का सबूत कैसे मिलता है, वो मिलता है बॉन्ड एंगल से। चलें फिर मैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल निकाल लेता हूँ। अल्फा ऑप्शन में बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्रीज का, बीटा ऑप्शन में बॉन्ड एंगल है 92 डिग्रीज का, चार्ली ऑप्शन में है 104.5 डिग्रीज का और डेल्टा ऑप्शन में है 107.5 डिग्रीज का। आप समझ गए हैं कि बीटा के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम है, तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगी। और ऐसा क्यों है, इसकी वजह यह है कि सल्फर एटम का साइज़ जो है ना बड़ा होता है। बात को समझते हैं ज़रा, सल्फर एटम का साइज़ बड़ा होता है, तो इसके वो जो लोन पेयर हैं, ये जो लोन पेयर आपको मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, सल्फर के जो लोन पेयर्स हैं वो ज़्यादा ही फ्री हैं, ज़्यादा स्पेस पर फिर सकते हैं, इसलिए वो इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको ज़्यादा रिपल्शन देते हैं। और वो एंगल जो पानी में मौजूद था 104.5 पर, वो H2S में 92 डिग्रीज पर आ जाता है। तो 31 में सही आंसर हो जाएगा बीटा ऑप्शन H2S, कि वहाँ पर लार्जर साइज ऑफ सल्फर की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स ज़्यादा फैले हुए हैं, ज़्यादा आज़ाद हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस इतने ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए वो ज़्यादा रिपेल करते हैं। और इस वजह से जो रिपल्शन है वो बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। बीटा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं 32nd क्वेश्चन की तरफ। The outermost configuration of most electronegative element, most electronegative element कौन है जी, फ्लोरीन है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये 7th ग्रुप का मेंबर है। 7th ग्रुप की कन्फिग्रेशन होती है NS2NP5, यानी कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, देख लें जी, अल्फा ऑप्शन NS2NP5। 33rd क्वेश्चन पर चलते हैं, विच रेफर्स टू द मेजर ऑफ एटम्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। इस तरह लिख सकते हैं हम फिर कि एक एटम B है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं भाई, इसे तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन एडिशन इलेक्ट्रॉन, बीटा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 34th क्वेश्चन, दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन मेथानॉल। मेथानॉल में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बहुत ही आसान। हमने करना यह है कि हमने मेथानॉल में देख लेना है कि ऑक्सीजन के आगे कितने बॉन्ड बने हुए हैं, उसके बने हुए हैं 2 सिग्मा बॉन्ड। इसके पास लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, आंसर 4, आंसर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, बीटा ऑप्शन sp3। 35 देख लें, अ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड जब भी बनता है तो उसमें जो पहला बॉन्ड होता है ना जनाब, वो होता है सिग्मा, और उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो पाई होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये बात क्लियर कर ली थी। तो ट्रिपल बॉन्ड में होंगे चार्ली ऑप्शन, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। 36 देख लें, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 4H से बन रहे हैं 2H2, इसकी वैल्यू है -869। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज। तो यहाँ पर हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। हमें ये बता दिया गया है कि 2 हाइड्रोजन बन जाएं अगर, बात को समझें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 36 की बात चल रही है। अगर 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 1 और 1, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि 2H2 बन रहे हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है, -869.6 किलो जूल पर मोल। अब वो कह रहा है कि 2 बॉन्ड बनने से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो बताना ये है आपने कि इनमें से अगर एक बॉन्ड टूट जाए, देखें डिसोसिएशन एनर्जी
ऑफ वन बॉन्ड, तो एक बॉन्ड टूटने के लिए कितनी एनर्जी देंगे आप? डेफिनेटली जब बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक है तो बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक होगा। जब दो बॉन्ड का बनना इतनी एनर्जी दे रहा है तो एक बॉन्ड के लिए एनर्जी हो जाएगी हाफ। आप इसे हाफ करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 438.8 अप्रॉक्सीमेटली। 2 4s are 8, 2 3s are 6 और इस तरीके से कैलकुलेशन कर ली आपने। अब ये वैल्यू के साथ साइन आ जाएगा प्लस। प्लस क्यों आ गया? क्योंकि ये जो एनर्जी माइनस में दी हुई है ये H का नया बॉन्ड बनने की एनर्जी है, हमें इसको तोड़ने की एनर्जी चाहिए। और क्योंकि दो हाइड्रोजन बनने के लिए वैल्यू थी 869 तो एक हाइड्रोजन के बनने के लिए होगी हाफ माइनस 438 और जब वो बॉन्ड टूटेगा तो उतनी ही एनर्जी वापस देंगे, यानी कि प्लस 438.8। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 37 क्वेश्चन पर। द स्पीशी हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? ये आपने एनोमलस बिहेवियर के तौर पर याद रख लेना है कि बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि आल्दो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कार्बन की होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो बाद वाले एटम हैं लाइक नाइट्रोजन, अगर ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ले, फ्लोरीन ये फ्लोरीन से बॉन्ड बना ले, तो जनाब आली ये बॉन्ड हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के आपस में। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के आपस में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के आपस में, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में बॉन्ड नहीं बनाना चाहते और वो बॉन्ड अगर बन जाएं तो भी वो वीक ही होंगे। तो N और N का जो बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की नहीं बात हो रही, N और N का बॉन्ड, O और O का बॉन्ड, F और F का बॉन्ड जो है ये वीक है, वीक है, वीक है, क्योंकि इनके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, क्योंकि इनके अंदर हाई चार्ज डेंसिटी वाली स्पीशीज आपस में इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया अल्फा ऑप्शन सी बॉन्ड सबसे ज्यादा एनर्जी रखता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, यहाँ पर सबसे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड किस में होंगे? एक तो देखकर भी अंदाजा हो रहा है कि बेंजीन, फिनोल और एनिलीन ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, इनमें डबल बॉन्ड होते हैं, तो इनके अंदर तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा नहीं होंगे, इनके अंदर पाई बॉन्ड आ जाएंगे, तो फिर साइक्लोहेक्सेन ही सही आंसर होगा। तो 38 क्वेश्चन में हमने टिक कर दिया कि बीटा ऑप्शन सही होगा। चेक कर लेते हैं। वैसे अंदाजे के लिए आपको बता भी देता हूं कि ये देखें कि अगर आपके पास मौजूद है बेंजीन या आपके पास मौजूद है फिनोल इस तरीके से, या फिर आपके पास मौजूद है एनिलीन, तो उनके अंदर तो ये जो डबल बॉन्ड आ गए इसकी वजह से वहाँ पर सिंगल बॉन्ड कम रह गए एक बात, और वहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी कम रह गए, वो सिग्मा बॉन्ड भी कम हो गए। लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो वहाँ पर हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो 6 कार्बन 12 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ ही बना लेंगे और बाकी 6 वो आपस में बना लेंगे, तो ये तो हो गए जनाब 18। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड हैं। कौन से ऑप्शन में? बीटा ऑप्शन साइक्लोहेक्सेन में। 39 हाईएस्ट पेनिट्रेशन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ, ये हमने प्रेप बुक में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी समझ लें कि एस, पी, डी और एफ में से एस की पेनिट्रेशन पावर यानी कि न्यूक्लियस के साथ इसकी जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये भी है कि 4s का इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकालना हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या किसी भी s का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा लगती है। अल्फा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 40th क्वेश्चन है, बॉन्ड एनर्जी इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हम पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड एनर्जी परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से बढ़ती है, अल्फा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और लेकिन ये भी हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 का अंदर कि जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड लेंथी होता जाएगा, वैसे वैसे उसको तोड़ना आसान होता जाएगा, और जो बॉन्ड लेंथ है उसके बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी।
सही है जनाब। बाकी बॉन्ड ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। आप फैक्टर्स देख सकते हैं और प्रेप बुक को भी कवर कर सकते हैं इस हवाले से। इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगी तो भी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल एचएफ के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्योंकि HF में ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीटा ऑप्शन बॉन्ड लेंथ ऐसा है जिसके बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। 41st क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट मीथेन में नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है। चार्ली ऑप्शन BF3 में नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था तो उसमें स्टैंडर्ड ज्योमेट्री नो लोन पेयर। डेल्टा ऑप्शन CCl4 स्टैंडर्ड ज्योमेट्री नो लोन पेयर, तो उनके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। जबकि HCl की अगर बात की जाए 41st क्वेश्चन में बीटा ऑप्शन की बात की जाए तो HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमें बीटा ऑप्शन में नेट डाइपोल मोमेंट मिल रही है। 42nd क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन। अमोनियम के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है अमोनिया और H पॉजिटिव का। बीटा ऑप्शन H3O पॉजिटिव में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है वाटर और H पॉजिटिव में। चार्ली ऑप्शन NH3 पॉजिटिव और BF3 नेगेटिव में भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है अमोनिया और BF3 में। डेल्टा ऑप्शन को देखें, मैग्नीशियम क्लोराइड वो तो एक आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें कोई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। 43rd क्वेश्चन देखें, बॉन्ड एंगल्स इन ए मॉलिक्यूल विद 4 बॉन्ड पेयर्स। चारों ही बॉन्ड पेयर हो जाएं, बॉन्ड एंगल कितना होगा। ये तो बड़ा ही आसान सवाल एक आ गया और इस सवाल में हमने कहा कि फॉर एग्जांपल CH4 की मिसाल ले लेते हैं। CH4 में सारे ही बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर आ जाएं एक मॉलिक्यूल में तो फिर वहां पर बॉन्ड एंगल कितना होगा। भाई मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, बीटा ऑप्शन 109.5 डिग्रीज होता है। आगे चलते हैं 44, ज्योमेट्री इन SO3। SO3 का मॉलिक्यूल हमने ड्रा किया था, एक बारी फिर से देख लेते हैं कि SO3 के अंदर सल्फर के साथ तीनों तरफ ऑक्सीजन है। ये AB3 टाइप मॉलिक्यूल है और इसकी ज्योमेट्री नज़र आ रही है ट्राई एंगुलर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री है जी ट्राई एंगुलर प्लेनर, अल्फा ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑड रिगार्डिंग ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के हिसाब से आपने देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो ऑड नज़र आ रहा है। ठीक हो गई जी बात। पहला ऑप्शन देखें, CO2 CS2, इसे बना लेते हैं तो अल्फा ऑप्शन CO2 और CS2 ये दोनों इस तरह नज़र आते हैं, दोनों ही लीनियर शेप के होते हैं, CO2 CS2। बीटा ऑप्शन देख लें, NH3 है और SO3 है। ये देखें NH3 ये बना हुआ है, NH3 इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, जबकि SO3 में तीनों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो बिल्कुल यही बात सही हो गई कि NH3 और SO3 ये सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है। इनमें एक के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, दूसरे के अंदर लोन पेयर है, एक AB3 है, दूसरा AB4 है। अच्छा, चार्ली ऑप्शन में देखें तो H2O और H2S दोनों में 2-2 बॉन्ड पेयर हैं, 2-2 लोन पेयर हैं। BF3 और SO3 दोनों के दोनों ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है ना जी, अमोनिया के पास लोन पेयर है, SO3 के पास लोन पेयर नहीं है, तो फिर इन दोनों की ज्योमेट्री मैच नहीं कर रही। आप कहेंगे कि ये ऑड है विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्री। 46 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड इज पोलर एज ए होल। उसमें बॉन्ड भी पोलर है, वो भी पोलर है। ये कौन सा है भाई? CO2 में बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। CS2 में ना बॉन्ड पोलर है ना मॉलिक्यूल पोलर है। CCl4 की बात देखें तो इसमें बॉन्ड पोलर होते हैं लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। तो CO2 CS2 CCl4 के अंदर बॉन्ड पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर, या बॉन्ड भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर। अब आ जाएं SO2 पर। SO2 में लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ जाए तो पोलैरिटी आ जाती है, यानी कि उसमें बॉन्ड भी पोलर हैं और मॉलिक्यूल भी पोलर है। SO2 कौन सा ऑप्शन? डेल्टा ऑप्शन SO2। 47th क्वेश्चन देखें, अ कंपाउंड विद पोलर बॉन्ड्स एंड ओवरऑल नॉन पोलर विल नॉट नेसेसरीली हैव। देखें ज़रा, सवाल याद करवाने की कोशिश की गई है, इंफॉर्मेशन आपको कि एक कंपाउंड है उसमें बॉन्ड पोलर हैं
और वो ओवरऑल नॉन पोलर है, तो उसकी क्या खसूसियात है? मैंने क्लास में बताया था कि अगर एक कंपाउंड में बॉन्ड पोलर हो, मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर हो, तो नंबर 1 उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो कंसिडरेबल होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, लाइक SO3 डबल बॉन्ड हो सकता है, कोई मसला नहीं है, वो फिर भी पोलर होगा, बॉन्ड्स के पोलर होंगे, मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए और उसमें बॉन्ड पोलर हो सकते हैं, बॉन्ड डबल हो सकते हैं। डेल्टा ऑप्शन, क्या उसमें लोन पेयर हो सकता है या उसमें वन टाइप के एटम होंगे? ये देखें ज़रा, चार्ली ऑप्शन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। क्या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें बॉन्ड पोलर हैं, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं और उसमें एक ही टाइप के एटम हो? नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। बात को समझें ज़रा, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही होगा। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, ये नॉन पोलर ही होगा। इसका बॉन्ड पोलर नहीं हो सकता, ये मॉलिक्यूल भी पोलर नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर कभी कोई कंपाउंड पोलर बॉन्ड रखे और वो नॉन पोलर हो, तो वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक हो गई जी बात? तो यहाँ पर ये बात आपने नोट कर ली। ठीक है जनाब, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो गया? चार्ली ऑप्शन, वो कभी भी एक टाइप के एटम्स पर मुश्तमिल जो है वो नहीं होगा। ठीक है जनाब, वो हमेशा दो टाइप के एटम्स पर मुश्तमिल होना चाहिए अगर उसमें बॉन्ड पोलर हैं और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो। ठीक हो गई जी बात? आगे चल पड़ते हैं। 48th क्वेश्चन, फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। दो क्लोरीन मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं। आइडेंटिफाई बॉन्ड लेंथ इन दी गिवन स्ट्रक्चर। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या है? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो एटम्स के दरमियान, ये देखें, बॉन्ड लेंथ इसे कहते हैं। बॉन्ड लेंथ होती है कि एक एटम ये रहा, फॉर एग्जांपल एक एटम ये रहा, तो इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान में जो डिस्टेंस है आप उसे कह देते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ है। और ये हिस्सा हमें नज़र आ रहा है चार्ली ऑप्शन सी से, इसे हमने कह दिया कि ये बॉन्ड लेंथ है। आगे चल पड़ते हैं। एक और बात देखें कि आपके पास एक और लाइन लगी हुई है जो दो डिफरेंट एटम्स के सेंटर्स को जोड़ रही है, उसका नाम ही कोई नहीं रखा गया, ना ए ना बी ना सी ना डी, तो इसलिए हमने उसे कंसिडर नहीं किया। और अगर वो लिखा भी होता नाम, तब भी वो बॉन्ड लेंथ नहीं होनी थी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ होने के लिए दो एटम्स का एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना होना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर कोई थर्ड एटम आ जाए, ये देखें, ऐसे थर्ड एटम आ जाए जिसका बॉन्ड ही ना बना हो, तो फिर उसके न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है उसे बॉन्ड लेंथ नहीं कहेंगे। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है जिन दो एटम्स ने बॉन्ड बनाया उनके न्यूक्लियस के दरमियान फासला। चार्ली ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। 49 आ गया, हाईएस्ट एंगल बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज ऑब्जर्व्ड इन। कुछ बातें हमें पता है, DSP2 का तो एंगल नहीं पता, वैसे जनरली बता देता हूं कि DSP2 में एंगल 90 डिग्रीज का होता है, लेकिन जो पता है उनसे हमारा काम बन सकता है। SP3 में एंगल होता है 109.5 का, SP3 में SP2 में एंगल होता है 120 का, डिग्रीज का SP2 में, और SP में एंगल होता है 180 डिग्रीज का SP के अंदर। तो हमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा एंगल कहाँ पर है, हमने टिक कर दिया कि चार्ली ऑप्शन SP हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल है बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वो मैक्सिमम होता है। आगे चलते हुए 50th क्वेश्चन है, विच टू एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज। आप जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू -322, जबकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है वो अराउंड 328 होती है। अच्छा, ये वैल्यूज़ जो है ना आपने देख लेनी है कि दोनों जो है ना वो सेम रेंज में हैं, एक 320s की लाइन में ही हैं दोनों। एग्जैक्ट वैल्यूज़ आप क्रॉस मैच कर लेंगे, लेकिन वैल्यूज़ दोनों की 320 की लाइन में ही होती हैं, तो ये सबसे करीब हैं, यानी कि चार्ली ऑप्शन की वैल्यूज़ एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं। इस सवाल के साथ हमारी डिस्कशन जो है वो आज कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर जो भी सवालात हैं उनके हवाले से आपके जहन में जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।